गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बायो-सावर्त लॉ और इसकी कुछ एप्लीकेशंस। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने कुछ आइडिया ले लिया था। इससे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी हो, बायो-सावर्त लॉ को हम स्टेटमेंट दे देते हैं और किस तरीके से बायो-सावर्त लॉ ने बताया कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से किस तरीके से रिलेटेड है। भाई ऑरस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, वो जो एक्सपेरिमेंट थे उनसे उसने ये तो कह दिया कि भाई किसी वायर में से जब करंट फ्लो करती है तो उसके अराउंड एक फील्ड बन जाता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो जो करंट तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये हमें बायो-सावर्त लॉ बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बायो-सावर्त लॉ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायो-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग जो है, यहाँ पर हमने कहा था कि भाई करंट की वजह से यहाँ पर एक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें एक करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर एक करंट एलिमेंट। इस तरीके का मैंने एक करंट एलिमेंट ले लिया, ठीक है। दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें इस पर एक छोटा सा ये तो करंट वायर हो गया जिसके अंदर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, सपोज कीजिए, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और हम कहें कि दिस इज द करंट एलिमेंट। एक छोटा सा एलिमेंट लिया है। छोटा सा एलिमेंट क्यों लिया है कि हम चाहते हैं कि इसकी वजह से हमें इसके अराउंड किसी पॉइंट पर क्या मिले, मैग्नेटिक फील्ड मिले। बट द करंट एलिमेंट जो हमने लिया उसको मैं कह देता हूं दैट इज DL, स्मॉल लिया है, ठीक है ना। स्मॉल करंट एलिमेंट है इसलिए D को शो किया है, ठीक है। DL मतलब स्मॉल क्वांटिटी में लिया है, स्मॉल लेंथ का लिया है। और यहां से कुछ डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट मान लेता हूं, दिस इज पॉइंट P। दिस इज द पॉइंट P वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस लॉ, और वी कैन से द स्टेटमेंट वाज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। तो किस तरीके से ये स्टेटमेंट दिया गया है उसको हम समझ लें। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मान लीजिए ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, ये इस वायर के अंदर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और वो कितना होगा, मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये R डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस है इस करंट एलिमेंट से, R डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। और ये कहा गया कि ये जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी कुछ स्मॉल होगा, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड किस किस पर डिपेंड करता है, ये सबसे पहले बायो-सावर्त लॉ हमें बताएगा। तो सबसे पहले बायो-सावर्त लॉ में ये कहा गया कि ये जो करंट एलिमेंट है इससे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैं कह देता हूं मैग्नेटिक फील्ड एट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज, इसको कह देते हैं, मान लीजिए वो dB है, dB स्मॉल है, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किसके प्रोपोर्शनल है, करंट जो इसमें से फ्लो हो रही है, यहां लिख देता हूं मैं, dB इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई, हालांकि बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी। तो जो इसमें से करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, तो उसके प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा एम्पियर होंगे, उतना ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि द dB इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है। DL की लेंथ यदि बढ़ती जाएगी तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और ये डिपेंड करता है dB, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन DL एंड डिस्टेंस R, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है बेटा ये है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये थोड़ा सा आप याद रखें इस चीज को, कि जब भी हम DL की डायरेक्शन लें तो उसको सिंपली हम करंट की डायरेक्शंस में टेंजेंट खींच लें उस वायर पर, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में टेंजेंट खींच लें। तो यहां पर देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो यहां पर एक टेंजेंट खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये टेंजेंट हो गया।
तो ये जो टेंजेंट हुआ, तो दिस एंगल इज दिस, ये जो एंगल है ना वो इन दोनों के बीच का एंगल है, DL और इस R के बीच का एंगल है ना, तो दिस इज थीटा। और इसका जो साइन लेंगे तो उसके प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। क्लियर? तो ये तो बेटा मेमोराइज करना है ये सारी चीजें, है ना। तो dB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। डायरेक्टली कह दिया है लेकिन डायरेक्टली नहीं, यूं कहेंगे dB और स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट। ठीक है, और यहां पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए, जब भी आपको कहें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कहते थे ना, बोले साहब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इसकी वजह से कितना है, तो बोले पहले ये बताओ कि मेजर कहां करना है। तो हमें पॉइंट जरूर पता होना चाहिए कि मेजर कहां करना है, उस पॉइंट पर हम मेजर करेंगे तो उससे डिस्टेंस लेंगे, तो उस तरीके से आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कहां पर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर कौन से पॉइंट पर। तो अभी हमारे लिए इंटरेस्टेड पॉइंट है ये, तो इस P पर मैग्नेटिक फील्ड हम यहां पर निकाल रहे हैं। तो कितना आ गया, देखिए यहां पर ये सारे प्रोपोर्शनलिटी के साइन लगा दिए, इन सबको मैं कंबाइंड कर देता हूं, इनको ऐड कर देता हूं, इनको सबको एक साथ लिख देता हूं। तो इसका रिजल्ट जो आता है वो dB विल बी प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r²। कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाएगा। जैसे ही दीज आर द मैग्नीट्यूड्स, ये ध्यान रखिएगा, द मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका ये मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो अभी के लिए हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैं कह देता हूं dB। अब जब इस साइन को हटाएंगे तो डेफिनेटली हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जो हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा, और इसको हम लिखते हैं म्यू नॉट, म्यू है ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कांस्टेंट है एक तरीके का, ठीक है। और ये हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस करंट एलिमेंट एट दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस है r, इस जो करंट फ्लो हो रही है थ्रू दिस एलिमेंट इज I, एंड DL इज द लेंथ ऑफ दिस करंट एलिमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ एलिमेंट टू द डिस्टेंस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो भी है, जो r है उसके और उसके बीच का एंगल है। तो ये इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला है जिसको आपको मेमोराइज करना है। सिंपली dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r²। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है दैट इज परमिएबिलिटी, क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या है, फ्री स्पेस। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, याद रखना है हमें, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷, और ये आ जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, नोटेशंस भी लिखने, इसके यूनिट्स भी लिखनी होती है हमें। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू सीधा सा हमारे पास क्या आ गई, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये हो गया बेटा हमारा बायो सावर्त लॉ। इसको यदि आप वेक्टर फॉर्म में, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे बेटा, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सीधा dB को वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर लेता हूं, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा। अब देखिए म्यू नॉट I तो आ गया हमारे पास, I की तो कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन यदि हमें थीटा पता चल जाए कि थीटा की डायरेक्शन क्या है, या फिर एक बार मैं लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए, थीटा अपॉन
आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप नहीं लिखूंगा, मैं एन कैप लिख दूंगा, ठीक है, जिससे आर कैप तो आर कैप की डायरेक्शन में हो गया तो वो थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट हो सकता है, इसलिए हमने एन कैप लिख दिया। एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। बोले साहब फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो ये मैथमेटिकली लिखना थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन लिखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम इसके लिए एक जनरल रूल फाइंड आउट करेंगे। वैसे हम कर चुके हैं, स्क्रू रूल है हमारे पास, राइट हैंड रूल है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल है, ये बहुत सारे रूल हैं जिससे हम इस डायरेक्शन को फाइंड आउट करके अलग से आप लिख सकते हो, ठीक है। हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग हो सकती है, इसलिए हमें सेम डायरेक्शन नहीं लिखी जा सकती, इसलिए हम इसको अभी एन कैप रख देते हैं। लेकिन हमें पता है कि एन कैप की जो डायरेक्शन होगी, या फिर मैं कहूँ कि थीटा जो है वो हमें यदि पता है कि किस डायरेक्शन में, सॉरी किस का एंगल है, तो मुझे इतना पता है कि साइन थीटा, देखिए थीटा जो है वो एंगल है डीएल और आर के बीच का एंगल है ना। तो मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि साइन थीटा जब भी होता है तो इजीली क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, और कॉस थीटा जब हमारे पास होता है तो उसको इजीली हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है, तो देखिए हम थोड़ा सा इसको अप्लाई कर लें तो हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। आई तो सेम है, लेकिन मैं कहूँ कि थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, तो डीएल क्रॉस वेक्टर लगा दिया आर कैप। दिस इज, देखिए यहाँ वेक्टर लगा है, यहाँ कैप लगा है, आर कैप इज यूनिट वेक्टर, ठीक है, आर कैप इज यूनिट वेक्टर, और यहां पर लिख देता हूं आर स्क्वायर सेम, तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गया। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो डीएल क्रॉस आर कैप, ठीक है, आर कैप की जगह आप ये आर कैप तो करेक्ट है बेटा, है ना, आर कैप जो होगा वो आर की डायरेक्शन है, ठीक है, ये आर कैप और एन कैप सेम नहीं है। एन कैप जो है वो इस डीबी की डायरेक्शन है, आर कैप जो है वो आर की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो जब भी हम ए क्रॉस बी को ओपन करते थे तो हम क्या लिखते थे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब देखिए ए क्रॉस बी के अंदर ही डायरेक्शन भी आ रही है ना, तो मुझे ये पता होना चाहिए थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी को इस तरीके से लिख दीजिए। लेकिन हमारे पास ऊपर जो है आर का मैग्नीट्यूड नहीं है, इसलिए हमने इसकी बजाय क्या लगाया है, आर कैप लगाया है। तो आर कैप लगाते ही हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 पाई, क्योंकि मुझे आर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख दूं और यहां पर क्या लगा दूं, आर क्यूब लगा देता हूं, ठीक है। तो आर क्यूब जब लगाऊंगा वेक्टर फॉर्म में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एक जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो इसके मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इजीली ये सारी चीजें आ जाएगी। तो ये हमारे पास तरीका हो गया किसको, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का। दीज आर द वेक्टर फॉर्म, ये दोनों ही वेक्टर फॉर्म मान लेते हैं, और ये जो हमारे पास हो गई ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इसके रिलेशन में हम एक छोटी सी बात कर ले कि जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है जिसको हमें पता होना चाहिए फर्दर क्लासेस के लिए। तो मैं एक छोटा सा यहाँ रिलेशन निकालना, मैं यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, किसको, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। यहां पर देखिए बेटा, दिस परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज म्यू नॉट ओनली, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो एक मैग्नेटिक कांस्टेंट है, तो मुझे यहां म्यू नॉट लिखना चाहिए, ठीक है। म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, क्लियर। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट जो होगा, देखिए इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं क्या करता हूं, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं, ठीक है। एप्सिलॉन इस तरीके से नहीं, आप ऐसे समझ जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट ये लिख दिया, म्यू नॉट यहां लिख दिया, 4 पाई से ऊपर और 4 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई।
अब 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो हमारे पास आती थी 9 × 10⁹ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि ये उल्टा है ना, 1/4πε0 उल्टा है और यहाँ पर कितनी है 10⁻⁻7। जब इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ तो मेरे पास हो जाता है 7 + 9 16, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/9 × 10⁻16 और शायद इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है 3 × 10⁸ का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ऐसे लिखा, इसका मतलब हमने 1/c² ले लिया। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? अब जब c² ले लिया है तो मैं c² को लिख सकता हूं 1/μ0ε0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/μ0ε0। अब बोले साहब ये रिलेशन क्या काम में आ रहा है, यहां पर लिख देता हूं c = 1/μ0ε0। ठीक है। अब बोले साहब ये रिलेशन काम में क्या आ रहा है, ये रिलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस 1/√μ0ε0 की डायमेंशन पूछ ली जाती है या फिर वैल्यू पूछ ली जाती है, तो हम इजीली इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? डायमेंशन पूछे तो वेलोसिटी की डायमेंशंस लिख दोगे L1t - 1 क्योंकि c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसकी डायमेंशन और इसकी वैल्यू पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड इजीली लिखा जा सकता है। तो ये बेटा तरीका हो गया, एक इंटरेस्टिंग रिलेशन हो गया जो हम यहाँ निकाल चुके हैं। रिमेंबर वन थिंग, μ0 इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर/एम्पियर होती है। तो ये बायो-सावर्त लॉ। तो बायो-सावर्त लॉ ने अल्टीमेटली क्या किया है, बायो-सावर्त लॉ ने एक dl एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर जो r डिस्टेंस पर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है। अब ये जो dB है बेटा, दैट इज वेरी स्मॉल। क्लियर? द dB इज वेरी स्मॉल। जब ये dB स्मॉल है तो अब dB की फॉर्म में ही थोड़ी रहेगा, हमें तो B निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ dl है, यहाँ dB है, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे। जहां पर भी हमें B की वैल्यू चाहिए तो हम इजीली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तभी तो समझ में आएगा कि किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको हम थोड़ा सा, देखिए वेक्टर फॉर्म में तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप इजीली इसको समझे, 2-4 बार प्रैक्टिस करें, आपको बिल्कुल आ जाएगा, है ना। और फिर भी आप इसमें कोई परेशानी समझें तो आप मुझे जरूर लिखें। Okay, now we are moving to the next topic, and that is we want to find out the magnetic field due to a current carrying loop। ठीक है, एक लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और उस लूप की वजह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, करंट। तो देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। ये देखिए डायग्राम बना दिया मैंने, इजी सा। ओके, डायग्राम, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही है। इस तरीके से मैं करंट फ्लोइंग मान लेता हूं, ये करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इसका सेंटर ये है, इसकी रेडियस मान लेता हूं r। क्लियर? रेडियस r मान ली। यहां से इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, उधर ही लिख देता हूं, यहां पर कुछ हमें डायरेक्शंस लगानी पड़ेगी। करंट कैरिंग लूप। ठीक है, इस तरीके से। यहां थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको मैं। ओके, देखिए यहां पर जो करंट हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसकी वजह से एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया P पर।
ठीक है। एक करंट कैरिंग लूप है, इसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, जो इसके सर्कल के लूप के ओरिजिन से होकर जाता है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर एक पॉइंट है P, जिस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सपोज करो द डिस्टेंस फ्रॉम दैट इज x डिस्टेंस पर, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, और इसकी जो रेडियस है वो तो हमने r मान ही ली है कि जो करंट कैरिंग लूप है उसकी जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R। अब हमें क्या करना है, what we are going to find out is nothing but the magnetic field find out करना है। किसको यूज करना है, अभी हमने सीखा है बायो सावर्त लॉ की एप्लीकेशंस है, तो बायो सावर्त लॉ को यूज करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा बेटा, यहां पर मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेता हूं, जैसे हमने पहले लिया था बायो सावर्त लॉ में, करंट एलिमेंट लिया, और करंट एलिमेंट जब लेता हूं तो मुझे पता होना चाहिए सीधा मुझे कहां जाना है, सीधा मुझे जाना है पॉइंट P पर, क्योंकि जो हमने यहां पर डिस्टेंस लिया था ना करंट कैरिंग लूप के अंदर, जैसे ये लूप बनाया था मैंने इस तरीके का, यहां से सीधा, जहां से करंट कैरिंग एलिमेंट लिया वहां से सीधा डिस्टेंस जो है वो हमारा होता है R। तो मैं यहां पर कहता हूं कि यहां से एक सीधा डिस्टेंस मैं यहां पर मेजर कर लेता हूं इस तरीके से, ये है हमारा R, ठीक है। R तो यही हो गया, बायो सावर्त लॉ को अप्लाई करेंगे तो R हमारा ये हो गया। इस R की डायरेक्शन हमें पता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ R, तो ये हमारा R हो गया। अब व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इज मेन थिंग, तो ये है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं ये कहता हूं कि भाई सबसे पहले बायो सावर्त लॉ लगा देता हूं, बायो सावर्त लॉ। बायो सावर्त लॉ क्या कह रहा है वो देखिए, वो सीधा कहेगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। थीटा इज व्हाट, थीटा की जगह यहां पर मैं अल्फा लगा देता हूं, ठीक है, मैं यहां पर अल्फा लगा देता हूं, ये मेरी कन्वीनियंस है, हालांकि आप दूसरा भी नोटेशन काम में ले सकते हैं। अल्फा इज व्हाट, अल्फा क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि बायो सावर्त लॉ में क्या देखा था, अल्फा वाज द एंगल ऑफ द टेंजेंट एट द करंट कैरिंग लूप। ये जो टेंजेंट खींचा था हमने इस तरीके से, ये इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। कौन सा करंट, जहां पर हम जो करंट एलिमेंट ले रहे हैं उससे एक टेंजेंट खींच लीजिए, और टेंजेंट जब खींचेंगे तो टेंजेंट कुछ इस तरीके की आ जाएगी, ठीक है, और इस टेंजेंट और इसके बीच का एंगल कितना है, ठीक है। एंड तो इसको जब एंगल को देखेंगे तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं, देखिए यहां पर इस चीज को समझिएगा बेटा, आप इसको देख पा रहे, यहां सपोज करो ये करंट कैरिंग लूप इस तरीके से है, ठीक है, इसके ऊपर ये लूप इस तरीके से, जैसे ये लूप होगा तो इस पर एक इस तरीके से हमारा, देखिए ये जो करंट कैरिंग लूप ये रहा हमारा, इसको इस तरीके से मैंने पुट किया, ये हमारा P है, ओके, P ये है। अब आप इसको ढंग से देखें तो आप ये पता लगाएंगे कि मान लीजिए यहां पर मैंने एक टेंजेंट खींचा, ठीक है, जब मैं टेंजेंट खींचूंगा और यहां पर जो देखिए ये जो है टेंजेंट, ये जो कनेक्शन होगा ये, और इसके बीच में एंगल जो होगा दिस वन, दिस विल बी 90 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री। थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये कितना होगा 90 डिग्री। वापस से समझिए, मान लीजिए यहाँ करंट कैरिंग, तो ये इस तरीके का, और यहाँ से आप यहाँ पर जो एंगल खींचेंगे तो ये जो एंगल होगा बेटा दैट विल बी 90 डिग्री। हमने यहाँ पर करंट एलिमेंट लिया तो ये जो एंगल होगा, ये दिख रहा है आपको एक्यूट एंगल, लेकिन फिर भी ये 90 डिग्री एंगल है। आप इसको थोड़ा 3D में सोचने की कोशिश करें, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा 90 डिग्री हो गया। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इन दिस केस, तो साइन अल्फा 90 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास dB कितना आ गया,
आ गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, साइन थीटा तो खत्म ही हो गया, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर आ गया हमारे पास। आर की वैल्यू हम यहां से दे सकते हैं बेटा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, दे सकते हैं कि नहीं। इजी हो गया हमारे पास, सारी चीजें आ गई है, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको और एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है वो समझिए, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। देखिए यहां पर अब हमें ये देखना है कि इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो मैं क्या करता हूं, इसकी डायरेक्शन का तो हमें पता नहीं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए जोड़ने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं इसकी डायरेक्शन देखता हूं कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो डीबी होगा, इस एलिमेंट की वजह से डीबी की डायरेक्शन इधर होगी। अब वो कैसे होगी वो समझिए। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ये करंट कैरिंग लूप है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, और इसके सर्कल्स बनेंगे इस तरीके से करंट के, ठीक है, सर्कल्स बनेंगे। उस पर जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट लाइक दिस, ठीक है, जो टेंजेंट होती है वो शो करती है किसको, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर जो करंट कैरिंग लूप आया है, तो इसके अंदर यहां देखोगे तो डायरेक्शन इसकी कहां आएगी, ये आ जाएगी। तो इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक तो इस साइड में कर लूं कंपोनेंट और एक इधर कर लेता हूं, ठीक है। एंड सपोज दिस इज थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा किस तरीके से, ये थोड़ा मैथमेटिकल कंक्लूजन है, इजीली निकाल सकते हो। देखिए ये थीटा है तो ये जेड वाला एंगल है, इजीली ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। और इसके बाद में जब ये जाएगा तो ये थीटा है, ये 90 है, दिस इज 90। दो 90s के बीच में एंगल जो होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। जब ये थीटा हुआ तो इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा डीबी के, एक तो हो जाएगा डीबी, ये तो हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं कहूं कि यदि ऐसा का ऐसा एक एलिमेंट इधर भी ले लिया जाए बिल्कुल अपोजिट साइड में, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस तो सेम ही होगा आर, ये भी डिस्टेंस सेम होगा आर, लेकिन यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो इस साइड में आ जाएगा बिल्कुल इसके इस तरीके से। और इसको जो कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए बेटा यहां पर बिल्कुल अपोजिट साइड में आएगा, यहां पर है ना, क्या आएगा, डीबी साइन थीटा, और यहां आ जाएगा डीबी कॉस थीटा। आ गया कि नहीं। डीबी जो है ये छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, डीएल एक छोटा सा एलिमेंट है, एक डीएल और ले लिया वो भी छोटा सा एलिमेंट है, बहुत स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए डीबी और ये डीबी को हम क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं। जब हम इन दोनों को इक्वल मानेंगे तो बेटा डेफिनेटली डीवी साइन अल्फा और डीवी साइन थीटा और डीवी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, इक्वल और अपोजिट होने से। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट यहां होगा उसका अपोजिट एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां उसका अपोजिट एक एलिमेंट यहां, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, उनके अपोजिट एक ना एक एलिमेंट मिल जाएगा और वो उसके इस वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसकी वजह से आएगा, डीबी कॉस थीटा की वजह से आएगा। तो रिजल्टेंट डीबी जो होगा हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूं डीबी आर लिख देता हूं, रिजल्टेंट जो होगा वो किस में होगा बेटा, वो हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, इसके बराबर होगा, क्योंकि यहां पर डीबी कॉस थीटा प्लस डीबी साइन थीटा लिखना था, लेकिन साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो गए, कैंसिल हो गए, इसलिए हम रिजल्टेंट किससे दे रहे हैं, केवल इससे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डीबी कॉस थीटा हो गया, और डीबी की वैल्यू हमारे पास है, तो मैं यहां लिख देता हूं दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के आईडीएल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल, क्लियर हो गया, इजी हो गया।
तो इस तरीके से हम इसको दे सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। सॉल्व करना बहुत आसान है, सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, इजीली आपका आ जाएगा। देखिए कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तो बाहर ले लिया, सॉरी आई यहां पर लिख लिया। अब देखिए मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारे पास आ गया आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यदि मैं देखूं इंटीग्रेशन में, तो मैं इस इंटीग्रेशन से यहां तो हो जाएगा डी बी का हो जाएगा बी आर। अब इसका रिजल्टेंट आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे डी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास म्यू नॉट आई डी एल कॉस थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बच गया है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, लेकिन आर जो है, आर स्मॉल आर, ये कोई भी एलिमेंट लोगे उसके लिए आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब आर स्क्वायर को भी बाहर लिया जा सकता है। कॉस थीटा, थीटा जो है सभी एलिमेंट्स के लिए सेम ही रहेगा ये थीटा, तो कॉस थीटा को भी बाहर लिया जा सकता है। अंदर क्या बचा आपके पास, दैट इज डी एल। ठीक है, सबकी मैं वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर की वैल्यू हमारे पास यहां से आ सकती है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट लगाऊंगा, लेकिन स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा जो होगा बेटा, कॉस थीटा हो जाएगा बेटा आर, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट विल बी आर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और बचा ये डीएल। डीएल का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है द सम ऑफ द एलिमेंट्स। इस पर जितने भी एलिमेंट है उसका यदि मैं सम करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 2 पाई आर, क्योंकि हमें लेंथ ही तो देखनी है, लेंथ के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन है, इसलिए टोटल जो लेंथ आएगी इसकी दैट विल बी 2 पाई आर। आ गई कि नहीं, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा बी आर, सिंपल। 2 पाई से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये तो है हमारी पावर 1 और ये हमारी पावर हाफ, तो 1.5 3/2 हो गई। बाकी इसको हम लिख देते हैं एक्सप्रेशन को इजीली, दैट विल बी बी आर, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2, म्यू नॉट आई बाई 2, और यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इजी था, थोड़ा सा आप बार बार इसको कंसेप्ट को समझेंगे ना, यहां पर हमें लिखना चाहिए। इससे पहले जब हम ये लिखेंगे कि जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, दोज आर कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज देयर आर अनदर एट द सेम प्लेस एलिमेंट that the vertical components of that element are opposite and equal to each other, that's why they cancel out. And that's why we can return we can write the resultant of magnetic field in terms of cos theta, because cos theta ही बचेगा तो cos theta इसका resultant हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बेटा हम इस डेरिवेशन को इजीली कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें एक केस और ले लेते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा केस है, जब इतना एक्सप्रेशन निकाल दिया है तो हम इसको इजीली निकाल सकते। मान लीजिए पॉइंट पी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर था, इस डिस्टेंस x को मैं 0 कर दूं तो ये जो पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकला है वो कहां पहुंच जाएगा, इसके सेंटर पर पहुंच जाएगा। तो इजीली हम इसके सेंटर पर क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा देखिए, एट सेंटर ऑफ लूप, फॉर कह सकते हैं, फॉर सेंटर ऑफ लूप x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 0, सॉरी, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी आर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर स्क्वायर अपॉन, यहां कितना आ जाएगा 0, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आर ही रह गया, तो बी आर विल बी इक्वल टू
म्यू नॉट आई अपॉन 2r बच गया, ये हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा याद रखना बेटा, याद इसलिए रखना क्योंकि एक और तरीका है, एम्पियर्स लॉ को यूज करते हुए हम इसको और निकालेंगे, चेक करेंगे बोथ द रिजल्ट्स आर सेम और नॉट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा डेरिवेशन हो गया जिसको आप बार बार प्रैक्टिस से, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डेफिनेटली आप मुझे लिखें और इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो इसी के साथ ही हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम एक और डेरिवेशन कर लेते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम में आ सकती है कि नहीं? तो ये हमारा केस हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए बेटा, नेक्स्ट डेरिवेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम समझ लें कि डेरिवेशन क्या कह रही है, वो समझ लीजिए। हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अभी तो हमने एक सर्कुलर लूप लिया था और अब हम ले रहे हैं बेटा एक स्ट्रेट वायर ले रहे हैं। ये बुक में नहीं है हमारी डेरिवेशन, लेकिन हम कर लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं, ठीक है? एक स्ट्रेट वायर ले लिया इस तरीके से। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, ठीक है? इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहा हूं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ये करते हैं बेटा, कहां निकालना है, वायर की लेंथ क्या है, किस तरीके, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, किस तरीके से निकालना है उसको समझिए। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ठीक है? अब इसकी वजह से मैं निकालना चाहूं तो मैं यहां पर पॉइंट ले लेता हूं और यहां से कुछ r डिस्टेंस पर कुछ डिस्टेंस ले लेता हूं, सॉरी, यहां पर मैंने डिस्टेंस ले लिया, s डिस्टेंस पर मैं इस पॉइंट P पर निकालना चाहूंगा मैग्नेटिक फील्ड और यूजिंग बायो-सावर्त लॉ। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, देखिए सबसे पहले मैं यहां पर एक एलिमेंट ले लेता हूं, वो तो काम हमें लेना ही पड़ेगा। छोटा सा एलिमेंट लिया पहले, हालांकि इसका स्पान में थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है? मैं इसका स्पान इंक्रीज कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने क्या लिया है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया है और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो डिस्टेंस है यहां से, वो है L, ठीक है? कहां से डिस्टेंस? इस पॉइंट से जहां से हमने इसको परपेंडिकुलर मेजर किया है, ठीक है? यहां से L डिस्टेंस है और यहां से यहां तक डिस्टेंस। तो डेफिनेटली इसकी वजह से ही बायो-सावर्त लॉ देगा कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो बायो-सावर्त हमें बताएगा कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो बायो-सावर्त लॉ ये बताएगा कि यहां लिख देता हूं, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। हमें वापस से ये पता होना चाहिए कि थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर, ठीक है? स्मॉल r वेक्टर। तो वापस से इसको देखें हम कि dl कहाँ है। तो सबसे पहले तो मुझे करंट की डायरेक्शन में डाउनवर्ड मान लेता हूं, डाउनवर्ड इस तरीके से। तो मैं सपोज करो इसको लिख देता हूं, इसको अल्फा ले लेता हूं, अभी के लिए अल्फा ले लेता हूं, ठीक है? तो मैंने एक अल्फा लिया, अल्फा इज द एंगल। देखिए डीएल की डायरेक्शन कहाँ होगी, मैंने कहा था एम्पियर्स, सॉरी बायो-सावर्त लॉ समझाते हुए कहा था कि यदि हमें इसकी डायरेक्शन लेनी है ना,
तो आप क्या करें, करंट की डायरेक्शन में एक टेंजेंट खींच लीजिए उस एलिमेंट पर, और वो ही उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास ये सीधा वायर है तो डेफिनेटली नीचे की ओर हो जाएगी, तो ये तो हो गई हमारे डीएल की डायरेक्शन, ठीक है, डीएल की डायरेक्शन हो गई। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डीएल वेक्टर, और ये हमारी आर की डायरेक्शन हो गई, ये आर की डायरेक्शन हो गई। तो जब डीएल और आर मिल गए हैं तो मुझे क्या लिखना है बेटा, ये आर हो गया, ये डीएल हो गया, ये एस है ही, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर ये जो एंगल है डीएल और आर के बीच में, दैट इज अल्फा, ठीक है। थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा क्योंकि यहां मेजर करोगे तो समस्या आएगी, और इसको थोड़ा इजी करना पड़ेगा, तो हमें इजी करना पड़ेगा इसको। तो देखिए हम यहां कह रहे हैं कि ये जो अल्फा है ये यहां मेजर किया है, लेकिन मैं यहां पर कुछ लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि साइन अल्फा जो मैं लिखूं, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो एंगल सपोज करो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है, दिस इज थीटा, और मैं कह रहा हूं ये यदि थीटा है और ये कितना है बेटा, ये तो 90 डिग्री है, π/2, तो ये एक्सटर्नल एंगल है, दैट विल बी द इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू एंगल ऑफ ट्राइंगल, थीटा प्लस π/2, इन दोनों के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो आई कैन राइट इट अल्फा इज इक्वल्स टू π/2 प्लस थीटा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट साइन π/2 प्लस थीटा, एंड ऑल्सो आई कैन राइट साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ओके, लिख सकते हो कि नहीं, थीटा की टर्म्स में लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास, मतलब इसको इससे रिप्लेस कर दूं मैं, तो हमारे पास dB क्या आ जाएगा। देखिए मैं क्यों लिख रहा हूं उसका भी रीजन आपको समझ में आएगा। अभी हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। रीजन सिंपल सा है, वैसे तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हमें मिले वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, इसके लिए हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। dl cos थीटा, ये लीजिए, ये थीटा की टर्म्स में आ गया है r², आ गया। अब ये r है हमारे पास, अब मैं कह देता हूं कि ये जो हमारे पास dl आया है ये इंटीग्रेट करना है हमें। इंटीग्रेट करने के लिए हमें, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो ये देखना पड़ेगा मुझे। इसको सॉल्व करने के लिए एक तो dl चाहिए, cos थीटा चाहिए, r², ये तो कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो मुझे तीनों चीजें पहले निकालनी पड़ेगी। जब तीनों चीजें मेरे पास निकल जाएगी तो मैं इसको सिंपली सॉल्व कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं dl लिखता हूं, तो मेरे पास l है, l का एक रिलेशन है, तो इसके लिए मैं tan थीटा निकाल लेता हूं। tan थीटा विल बी इक्वल टू, ये tan थीटा है, tan थीटा क्या होता है बेटा, दैट इज l/s आ जाएगा ना, l/s, ओके। तो l हमारे पास कितना आ गया बेटा, दैट इज s tan थीटा, ओके। डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे dl आ जाएगा, दैट इज s sec² थीटा d थीटा, ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो dl विल बी इक्वल टू s, देखिए इस sec को मैं लिख सकता हूं बेटा 1/cos² थीटा d थीटा। तो हमारे पास dl तो आ गया, ये आ गया dl आ गया बेटा। cos थीटा को cos थीटा ही रहने दो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन r हमें निकालना पड़ेगा। r का रिलेशन cos थीटा की टर्म्स में देख लो, cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा, cos थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा s है और ये r है, दैट इज s/r। तो r कितना हो जाएगा, r विल बी इक्वल टू s/cos थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास r भी आ गया, सॉरी r ही चाहिए था, हाँ r ही चाहिए था, ओके। तो अब देखिए ये हमारे पास आ गया है, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को इसमें पुट कर दें और सॉल्व कर लें। तो dB हमारे पास आएगा बेटा, देखिए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, μ0I/4π, ओके, dl cos थीटा, तो cos थीटा तो मैंने पहले लिख दिया, 1/r², 1/r² क्यों ना इसको उल्टा कर दें, तो 1/r² हो जाए cos² थीटा अपॉन x²,
तो यहां लिख देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एस स्क्वायर। ओके, कॉस थीटा वो का वो था 1 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, डीएल बच गया हमारे पास, डीएल हमारे पास है एस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया बेटा, क्लियर। एक एस से तो ये एस कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचा ही कुछ नहीं है हमारे पास, तो इजीली हो गया, ये तो इजी हो गया ना। अब देखिए 4 पाई कॉस थीटा, कुछ भी बचा ही नहीं है, एस नीचे है, कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, करें इंटीग्रेशन, कैन बी टेकन आउट ऑफ दिस इंटीग्रेशन दिस टर्म, ठीक है। तो बाहर ले आएंगे तो हमारे पास b आ जाएगा, b कितना आया देखिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई s, और मैंने यहाँ क्या कर दिया है, इसको कॉस थीटा को मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा लेकिन ये इंटीग्रेशन प्लस हो जाएगा, मैं यहाँ लिमिट लगा देता हूँ। अब लिमिट कैसे लगाता हूँ वो देखिए, मैं यहाँ कह रहा हूँ इसको तो मैं मान लेता हूँ θ1 और एक और पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ तक, मान लीजिए एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक था, ये पूरा एलिमेंट था, तो मैं इसको कह देता हूँ दैट इज θ2। ओके, θ1 से θ2, क्लियर। तो मैं कह देता हूँ दिस इज θ2 से θ1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा b का सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई s साइन θ2, θ1 से θ2 लगाना है बेटा, θ1 से θ2, तो साइन θ2 माइनस साइन θ1, दिस इज एन इजी एक्सप्रेशन which we can use to find out the magnetic field due to current carrying wire, clear। अब यहां पर थोड़ा सा हम चेंजमेंट कर सकते हैं, अभी हमारे पास रिजल्ट तो आ गया है, रिजल्ट के साथ में ही ये डायग्राम आपको याद रखना है बेटा, इस बात को नहीं भूलें, दिस डायग्राम इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस डेरिवेशन, ठीक है। ये तो हमारे पास θ1 है, θ1 एंड दिस इज θ2, ठीक है। ये जरूर याद रखना है बेटा, याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मान लीजिए θ2 को मैं इधर ले जाऊं, θ2 को माइनस θ2 कर दूं, या θ1 को कर दूं, θ1 को ऊपर ले जाता हूं मैं, तो θ1 जब ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का θ1 हो जाएगा, माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो θ1 जो है वो इधर चला गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि मैं इसको ऐसे लिख लूं, कैसे लिख लूं, इस डायग्राम को ऐसे ना बनाकर अब ऐसे बना लेता हूं, दिस इज θ2 एंड दिस इज θ1, ठीक है। ऐसे मेजर किया, अपोजिट मेजर किया है ना, तो θ1 से θ2, अब इस डायग्राम के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, ये डायग्राम वापस से लिख देता हूं, एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई s साइन θ1 प्लस साइन θ2, दोनों हो गया, इसका एक्सप्रेशन अलग है, इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, दिस इज θ2, दिस इज θ1, ठीक है। ये अलग है बेटा, इन दोनों चीजों को, ये इसका डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है, डायग्राम जरूर याद रखिए, हालांकि एक ही डायग्राम से काम चल सकता है, आप θ1 की वैल्यू ऊपर यदि जा रहा है तो माइनस में पुट कर दीजिए, लेकिन ये आपकी सुविधा अनुसार एक्सप्रेशंस याद रखने के लिए इजी रहेगा, ठीक है। अब इसको समझिए, मान लीजिए इस केस को देख लें, अब इजी हो गया ना हमारे पास, देखिए इस केस को देख लें, इस केस में क्या है बेटा, यदि θ1 जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, केस फर्स्ट क्या आ जाएगा, केस फर्स्ट ये आएगा कि θ1 जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, सॉरी θ1 जो है वो 90 हो जाए, यदि मान लीजिए ये वायर जो है इन्फिनिटली लॉन्ग होगा, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, तो हम कुछ केसेस डिस्कस कर लें इसके लिए। तो मैं यहाँ पर इनको हटा देता हूँ, ये हमने एक्सप्रेशन कर लिया है, तो इसको हटा देता हूँ और केस डिस्कस कर लेते हैं हम। फर्स्ट केस जो हमारा आएगा, देखिए किस तरीके से आएगा। फर्स्ट केस,
फर्स्ट केस फर्स्ट कर देता हूं। केस फर्स्ट क्या आया? फर्स्ट केस कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। जब इनफाइनाइट लॉन्ग है तो θ1 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्योंकि जब मैं कहूँगा कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग जाएगा तो ये इंक्रीज होता 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 कहाँ पहुँच जाएगा? ये देखिए इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। ये देखिए एंगल जो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा ना इसका, और कहाँ पहुँच जाएगा? 90 डिग्री पे पहुँच जाएगा इनफाइनाइट पर। तो θ1 इज इक्वल्स टू θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए ये ऊपर जाता जाता इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो उस केस में हमारे पास b कितना आ जाएगा? इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं इजीली, दैट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई s, और sin θ1 प्लस sin θ2 2 1 प्लस 1 दैट इज 2, यहाँ पर 1 प्लस 1 तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स कैंसिल 2 पाई s, दिस इज b ड्यू टू वायर। सिंपल। और यदि मान लीजिए आपका एक एंड पर निकालना हो, एक एंड पर मतलब θ1 तो 0 हो जाए, θ1 क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब मैं कहूं कि देखिए यहां निकालना हो, कोई वायर है उसके एंड पर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है लेकिन एक एंड पर निकालना हो तो केवल θ2 रहेगा, θ1 तो 0 हो गया। तो सेकंड केस हो गया हमारा एट वन एंड ऑफ वायर, वन एंड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, इसको निकालोगे तो बेटा एक जब कर दोगे तो हमारे पास बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई s। यहां पर साइन θ1 की वैल्यू रख दो या 2 की वैल्यू रख दो, एक की वैल्यू रख दो 90 और एक की वैल्यू रख दो 0, तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारा एक इजी सा मेथड हुआ। कहाँ काम में आएगा? देखिए ये बहुत तरीके का काम है क्योंकि इसको बार बार हमें काम में लेना है, ऐसे एग्जाम्पल भी आपके पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए ये दोनों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट वी मस्ट लर्न द फॉर्मूला विद दिस डायग्राम, फॉर्मूला विद दिस डायग्राम, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना? तो ये हमारा एक सिंपल सा एक्सप्रेशन हो गया जिसको हम अब कहाँ काम में आता है वो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, जिसको मैं केवल समझाऊंगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लें। मान लीजिए मैं कहूँ कि एक स्क्वायर बना दिया है मैंने एक वायर से। ठीक है, एक वायर से एक स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, जब मैं स्क्वायर बनाऊंगा इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, सपोज दैट। ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है इसकी सेंटर पर वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। बोले साहब इस पर मैग्नेटिक फील्ड आप बताइए कितना होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई इस वायर की वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। थीटा सबकी दे रखी है। देखिए मैं यदि कहूँ इसकी जो लेंथ है वो a है, तो अब देखिए हमारे पास ये जो डिस्टेंस है इस सेंटर से, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस है, ये यहाँ से मेजर करना है ना, यहाँ से किया है ना, तो ये हमारे पास a/2 आ जाएगी। ये तो आ गई a/2 क्योंकि ये टोटल a है तो ये a/2 हो जाएगी। ये a/2 है और ये हमारे पास एंगल कितने हैं वो देखिए। एंगल कौन से? यहां से आपको ये एंगल और ये एंगल मेजर करना है। ये दोनों एंगल डेफिनेटली ये 90 90 90 90 है तो ये 45 45 के हो जाएंगे। जब ये 45 है ये 45 है तो आप क्या करें, म्यू नॉट है आपके पास, आई आपके पास है 4 पाई s, a s की जगह रखोगे a/2, इसमें रख दीजिए a/2 और साइन θ1 इज 45, साइन 45 1/√2 वैल्यू रख देंगे, यहाँ भी 1/√2 2/√2 सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एक के लिए तो आ गया है, दूसरे के लिए डायरेक्शन इस साइड में, तीसरे के लिए डायरेक्शन इस साइड में और चौथे के लिए डायरेक्शन इस साइड में। और यदि हम देखें तो इसकी वजह से
हाँ, डायरेक्शन हमें सिखानी पड़ेगी कि डायरेक्शन किस तरीके से मेज़र करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो पहले एक बार हम डायरेक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको और बता देंगे। डायरेक्शंस किस तरीके से देखें तो देखिए, कोई भी वायर होता है उसके अंदर आई करंट फ्लो करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना वो इस तरीके से बनती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे मैं पेन को होल्ड करूं, ये वैसे 10th में आप पढ़ चुके हैं, ऊपर की ओर करंट जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में थंब को होल्ड करो और कर्ल करो अपने फिंगर्स को, तो दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड लाइंस जो है इस तरीके से बनेंगी। क्लियर? ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये फील्ड लाइंस बन जाएगी। तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ये फील्ड लाइंस बन जाएगी। ठीक है, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में गए नहीं है। तो ये हमारी फील्ड लाइंस हैं इस तरीके की। ये फील्ड लाइंस, ये दोनों तरफ से रूल लगता है। यदि करंट की डायरेक्शन ये हो तो ये फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन ये हो तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन ये होती है फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। दोनों तरफ ये काम लगता है। इस पॉइंट पर मैं देखूं, इस फील्ड की वजह से, इस करंट लूप की वजह से जो फील्ड आएगा इस पॉइंट पर, वो बाहर की ओर आएगा, इधर बाहर की ओर, इस पॉइंट पर बाहर की ओर। इसकी वजह से कहाँ आएगा? देखिए, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे बाहर की ओर, इसकी वजह से बाहर की ओर, इसकी वजह से बाहर की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल एट सभी लूप की वजह से, सभी एलिमेंट की वजह से, ए बी की वजह से, बी सी की वजह से, सी डी की वजह से और डी ए की वजह से, सबकी वजह से क्या आएगा? बाहर की ओर आएगा। तो हमें क्या करना है? इसकी वजह से निकाल लिया, प्लस इसकी वजह से निकाल लिया, इसकी वजह से निकाल लिया और इसकी वजह से निकाल लिया। इन सबको निकाल के हम क्या कर देंगे? इनका सम कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इसकी एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि 5-7 एग्जाम्पल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये इजी भी लगेगा और हो जाएगा। तो हम जस्ट नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रैक्टिस से हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताइए भाई, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, जिससे और भी बच्चे बेनिफिट हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे एट होम, स्टे सेफ, मास्क जरूर लगाइए बाहर निकलते समय। ओके, बाय।